साहिबा एक आधुनिक सोच वाली लड़की थी जो अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीना पसंद करती थी। जब उसे सगाई के बाद यह महसूस हुआ कि उसके ससुराल वाले अंधविश्वासी और पुरानी सोच वाले हैं, तो उसने शादी तोड़ने का फैसला किया। लेकिन क्या यह इतना आसान था? उसे भारी गहनों और कपड़ों में घुटन हो रही थी, फिर भी संस्कारों के चलते वह चुप रही। उसकी नीली आंखें बार बार रौनक को तलाश रही थी, लेकिन रौनक कहीं नजर नहीं आ रहा था। तभी उसकी जेठानी जूही हंसते हुए आई और बोली, साहिबा, तुम्हारी आंखों का काजल तो इधर उधर फैल गया है, लेकिन थोड़ा धैर्य रखो। रौनक प्रियांशी को लेकर अस्पताल गया है। साहिबा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन जूही की नजरें समझ गईं कि उसकी भावनाएं छिपी नहीं है। रौनक की ताई सास संतोष ने उसे देखा और आंखों ही आंखों में साहिबा को इशारा किया, जिसे साहिबा ने समझ लिया और खुद को संभाल लिया। ताई सास संतोष बोली, रौनक ने ये अप्सरा ले आई है, वरना तो इतने बड़े घरों से रिश्ते आ रहे थे। रौनक की माँ सुधा बोली, दीदी, अब इसे छोड़ो, देखना है कि रौनक की बहू के पैर इस घर में कैसे टिकते हैं। साहिबा और रौनक की मंगनी किसी प्रकार से हो रही थी। जहां रौनक के परिवार को साहिबा के मध्यवर्गीय होने से समस्या थी, वहीं साहिबा के परिवार को इस विवाह की सफलता पर संदेह था। इस बीच रौनक की बहन प्रियांशी, जो अब साहिबा की ननद बनने वाली थी, को मंगनी की रात अचानक से लेबर पेन शुरू हो गया। रौनक, राहिल और प्रियांशी की मामी प्रियांशी को अस्पताल लेकर गए। ताई सास अपनी आंखों से साहिबा के रूपरंग और मायके से मिले उपहारों का मूल्यांकन कर रही थी। फिर उन्होंने साहिबा को जड़ाऊ झुमके और मैरून रंग की कांजीवरम साड़ी उपहार में दी। सुधा बार बार अंदर बाहर हो रही थी, लेकिन उसकी मजबूरी थी कि वह अस्पताल नहीं जा पाई थी। उसका दिल प्रियांशी में ही लगा था, लेकिन गुरुजी ने उसे बताया था कि अगर वह प्रियांशी के साथ रही तो अमंगल हो सकता है। सुधा की लाडली प्रियांशी के लिए माता पिता का प्यार क्या बच्चे की किस्मत बदल सकता है। साहिबा बैठी बैठी ऊँघ रही थी, तभी फोन की रिंगटोन से उसकी तंद्रा टूटी। रौनक का फोन था। फोन उठाते ही साहिबा बोली, यह क्या बदतमीजी है। रौनक चिढ़ते हुए बोला, अब थोड़ा पत्नी मोड में आ जाओ, मम्मी पापा ने मंगनी तो करवा दी है और जल्द ही शादी के बाद हम तुम्हारे ऑफिस के पास वाले फ्लैट में शिफ्ट हो रहे हैं। इतनी जल्दी किस बात की है? साहिबा ने बात खत्म करने के लिए पूछा, प्रियांशी दी कैसी हैं? रौनक बोला, वही बताने के लिए फोन किया था, उन्होंने बेटे को जन्म दिया है। घर में जो तनाव का माहौल था, साहिबा को लग रहा था कि शायद अब वह थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन माहौल में एक अजीब सी चुप्पी थी। रौनक के परिवार ने न तो साहिबा से और न ही उसके परिवार से कोई बातचीत की। साहिबा को अचानक अजनबी सा महसूस हो रहा था। अंत में बिना रौनक से मिले साहिबा और उसका परिवार मैरिज हॉल से लौट आए। रास्ते में साहिबा की मां ने कहा, तुम उस परिवार में कैसे एडजस्ट करोगी? उन्हें अपने रुतबे और ओहदे पर बहुत घमंड है। इससे पहले कि साहिबा कुछ कह पाती, रौनक का मैसेज आया, जिसमें उसने पूरे परिवार से बीच में जाने के लिए माफी मांगी थी और कल साहिबा को नाश्ते के लिए आमंत्रित किया था, ताकि वह पूरे परिवार से ठीक से बातचीत कर सके। साहिबा के मम्मी पापा ने बेमन से ही सही, लेकिन अपनी बेटी की खुशी के लिए हाँ कर दी। साहिबा सफेद सूट और लाल चुनरी पहन कर गई, यह सोचते हुए कि रौनक उसकी तारीफ करेगा, लेकिन उसने परिवार के सामने उसे ठीक से देखा भी नहीं। नाश्ते की मेज पर एक अजीब सी चुप्पी थी। तभी रौनक की भाभी जूही बोली, मम्मी चिंता मत करो, हम सब मिलकर प्रियांशी और बच्चे की देखभाल करेंगे। सुधा गुस्से में बोली, तुम कौन होती हो जूही, प्रियांशी की देखभाल करने वाली? प्रियांशी और उसके बेटे का हक है इस घर पर। जूही कुछ नहीं कह सकी और मेहमानों के सामने शांत हो गई। साहिबा मन ही मन खुश थी कि उसे इस घुटन भरे माहौल में नहीं रहना पड़ेगा। उसने प्रियांशी को 2 बार ही देखा था और दोनों बार वह उसे बहुत घमंडी लगी थी। साहिबा सोच रही थी, क्या इस घर में बहुओं का यही हाल होता है? नाश्ते के बाद जूही साहिबा के कमरे में आई और बोली, देखो साहिबा, मम्मी जी थोड़ी सेंसिटिव हो जाती हैं प्रियांशी के बारे में, लेकिन वे दिल की बुरी नहीं है। तभी रौनक बोला, भाभी जल्दी से कॉफी बना दीजिए, नाश्ते की मेज पर तो मूड खराब हो गया। रौनक एक मंगेतर के रूप में साहिबा को अजनबी सा लग रहा था। कॉफी पीने के बाद वह अस्पताल चला गया। प्रियांशी
अपने बेटे के साथ 3 दिन बाद घर वापस आई थी। रौनक से साहिबा को पता चला कि प्रियांशी घर आ चुकी है, लेकिन वह ऑफिस के कारण रविवार तक नहीं जा पाएगी। रविवार को जब साहिबा घर वापस आई तो उसने महसूस किया कि प्रियांशी के आने के बाद घर का माहौल और भी घुटन भरा हो गया है। साहिबा जूही से बात कर रही थी, तभी उसकी होने वाली सास सुधा ने कहा, साहिबा, तुम्हारी दीदी को अस्पताल से आए हुए 2 दिन हो गए हैं, क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता कि तुम कम से कम फोन पर ही उसका हालचाल पूछ लेती? रौनक बोला, मम्मी, मैंने ही साहिबा से कहा था कि वह फोन करने के बजाय आकर मिल ले। साहिबा और रौनक जब प्रियांशी के कमरे में पहुंचे तो जूही बच्चे को गोद में लिए हुए थी और प्रियांशी फोन पर किसी से चैट कर रही थी। साहिबा को देखकर उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। रौनक ने बच्चे की देखभाल के बारे में बातें करना शुरू कर दिया, जबकि साहिबा चुपचाप अपमानित महसूस करती हुई बैठी रही, फिर उठकर बाहर चली गई। रौनक को साहिबा का यह व्यवहार पसंद नहीं आया। उसके अनुसार अगर साहिबा को इस परिवार का हिस्सा बनना है तो यह कोशिश उसे खुद ही करनी होगी। रौनक पूरे रास्ते साहिबा को बहू के फर्ज के बारे में समझाता रहा, देखो साहिबा, हम अलग जरूर रहेंगे, लेकिन तुम्हें पहले मेरे परिवार का दिल जीतना होगा। साहिबा को रौनक का यह रूप अनजाना सा लग रहा था। मंगनी के 1 महीने बाद ही उसे समझ में आ गया था कि इस स्थिति में उसे अकेले ही खड़ा होना होगा। रौनक भी साहिबा के घर पर काफी औपचारिक रहता था। साहिबा की छोटी बहन सलोनी ने पूछा, जीजू, आप लोग हनीमून के लिए कहाँ जा रहे हो? रौनक बोला, अभी तो कुछ तय नहीं किया है। साहिबा ने रास्ते में रौनक से कहा, मंगनी के बाद तुम्हारा प्यार अचानक कहाँ चला गया? रौनक बोला, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्या हम दोनों कहीं भागने जा रहे हैं? साहिबा ने पूछा। हनीमून लोग अकेलेपन को महसूस करने और एक दूसरे को समझने के लिए जाते हैं। हम दोनों तो अपने फ्लैट में ही हनीमून मना लेंगे, रौनक ने जवाब दिया। मंगनी के बाद के दिन बोरियत और घुटन से भरे हुए थे और रातें मानमनुहार और बेताबी में बीत जाती थी। कभी रौनक बिजी रहता तो कभी उसका मूड खराब होता। मंगनी होते ही रौनक की साहिबा से उम्मीदें बहुत बढ़ गई थी। साहिबा जब भी रौनक के घर जाती तो वह चौंक जाती, क्योंकि जूही भाभी को पूरे दिन सजीजी गुड़िया की तरह रहना पड़ता था। कभी मौसी सास, कभी बुआ सास, कभी जेठानी या कोई ननद घर पर हमेशा रहती थी। साहिबा को यह समझ में आ गया था कि रौनक के घर में शारीरिक थकावट नहीं थी, लेकिन मानसिक थकावट बहुत थी। रौनक की मां सुधा हमेशा साहिबा को कुछ न कुछ समझाती रहती, साहिबा, तुम शादी के बाद अलग जरूर रहोगी, लेकिन इस घर के संस्कारों को निभाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। बिना नहाए रसोई में कुछ मत पकाना, मंगलवार और शनिवार को अंडा मत छूना, और हर पूर्णमासी को घर की बहू मंदिर में जाकर खाना देती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम अलग रहने पर भी हमारे घर के संस्कारों को भूलोगी नहीं। साहिबा को लगने लगा कि वह शादी करेगी या फिर कोई गुलामी करेगी, उसकी तो जिंदगी जीने का तरीका ही बदल जाएगा। लेकिन फिर उसने यह सोचकर यह विचार झटक दिया कि शादी के बाद वह अपने फ्लैट में अपनी मर्जी से रहेगी। अगले दिन जब साहिबा दफ्तर जाने के लिए तैयार हो रही थी तो जूही का फोन आया, साहिबा, मम्मी ने तुम्हें एकादशी का व्रत रखने को कहा है। साहिबा ने बिना कुछ कहे फोन रख दिया। आज शाम को रौनक और साहिबा को अपने नए फ्लैट का इंटीरियर्स देखने जाना था। जब रौनक शाम को आया तो साहिबा ने अपने टिफिन में बनाई हुई एग करी निकालकर उसका टिफिन खोला। टिफिन खोलते ही रौनक बोला, यह क्या? मंगलवार को भी तुमने कुक से अंडे बनवा लिए और आज भी तुमने बाल धो लिए। साहिबा को ऐसा लगा जैसे सामने रौनक नहीं बल्कि कोई और ही खड़ा था। जब साहिबा और रौनक फ्लैट पर पहुंचे तो देखा कि वहां बहुत गहमागहमी थी। साहिबा को देखते ही सुधा बोली, तुमने हमें बुलाया नहीं, लेकिन मैं खुद ही प्रियांशी को लेकर आ गई हूँ। आखिरकार देख तो लूंगी तुम मेरे बेटे को कैसे इस फ्लैट में रखोगी। फिर सुधा ने पूछा, यह क्या, तुमने मंदिर पूरब दिशा में क्यों बनवाया है? प्रियांशी का बेटा जोर जोर से रो रहा था और प्रियांशी मोबाइल में व्यस्त थी। साहिबा को देखकर प्रियांशी बोली, इतनी जल्दी इंटीरियर्स और सब कुछ कर लिया, क्या तुम अकेले रहने के लिए ये सब कर रही हो? कुछ दिन तो ससुराल का भी मजा ले लेती, उसने मजाक किया। साहिबा ने धीमे से कहा, दीदी, मैं तो न ससुराल और न ही मायके का मजा लेना चाहती हूँ।
मैं तो बस अपने घर में खुलकर सांस लेना चाहती हूँ। सुधा ने तुरंत कहा, साहिबा, प्रियांशी अपने पिता के घर पर रहती है, तुम्हारे घर पर नहीं, तो उसे मायके का ताना देने की कोई जरूरत नहीं है। साहिबा को पता था कि रौनक की मम्मी ने उसके कान भर दिए हैं। रौनक एक प्रेमी के रूप में जितना निडर था, होने वाले पति के रूप में उतना ही कमजोर था। साहिबा जानती थी कि रौनक अपने परिवार को खुश रखने के लिए उससे खुलकर बात भी नहीं करता था। मंगनी के बाद कभी किसी त्योहार पर तो कभी किसी व्रत के बहाने साहिबा की सास उसे अपने घर बुलाती या फिर लावलशकर के साथ साहिबा के घर पहुंच जाती। साहिबा की सास की खातिरदारी करना साहिबा के घरवालों के लिए भारी पड़ रहा था। विवाह के तय होते ही रौनक का पूरा परिवार साहिबा को यह सलाह देने लगा था कि उसे कब और कितने अंतराल में बच्चे चाहिए। साहिबा इस सब से तंग आ चुकी थी। उसे लगने लगा था कि बहू के रूप में अपने कर्तव्यों को निभाते निभाते वह अपनी चुलबुली और स्वतंत्र पहचान खो चुकी थी। साहिबा और रौनक की मंगनी जरूर हो चुकी थी, लेकिन हर कार्यक्रम सास-ससुर के मुताबिक ही होता था। जब भी साहिबा और रौनक डिनर पर जाते, रौनक का परिवार भी साथ जाता था। आज साहिबा की सालगिरह थी और पूरा आयोजन रौनक के परिवार ने किया था। शाम को पार्टी का आयोजन था, लेकिन साहिबा को इस उत्सव में कोई खुशी नहीं थी। वह महसूस कर रही थी जैसे वह एक कठपुतली बनकर रह गई है। असल में साहिबा अपने जन्मदिन पर रौनक के साथ कहीं बाहर जाना चाहती थी, लेकिन रौनक का वही पुराना तर्क था कि परिवार को अच्छा नहीं लगेगा अगर वे लोग अकेले घूमने जाएं। पार्टी में सब कुछ रोशन था, लेकिन साहिबा का मन बुझा हुआ था। रौनक के परिवार की सभी महिलाएं साहिबा को एक आदर्श बहू और पत्नी के रूप में समझा रही थी और बता रही थी कि वह कितनी खुशनसीब है कि उसे ऐसा ससुराल मिला है। पूरी पार्टी में साहिबा बस एक औपचारिक रूप से मौजूद थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आजादी और अस्तित्व मंगलसूत्र और सिंदूर के बोझ तले दब जाए। अगले दिन रौनक ने फोन पर साहिबा को डांटा, तुम्हारा मुंह क्यों सूजा रहता है? मम्मी ने तुम्हें कितने प्यार से चैन गिफ्ट किया, लेकिन तुम्हारा तो मुंह ही बना रहता है। साहिबा मन ही मन सोच रही थी कि क्यों संस्कारों का बोझ सिर्फ औरतों पर डाला जाता है, क्यों विवाह के नाम पर औरतों की उड़ान पर रोक लगाई जाती है, क्यों संस्कारों की जड़ी सिर्फ औरतों के लिए ही बनाई जाती है। यह सब सोचते सोचते वह सो गई थी। सुबह जब रौनक उठकर फोन चेक कर रहा था तो उसे साहिबा का मैसेज मिला, मैं कसौली घूमने जा रही हूँ। मैं शादी के संस्कारों में उलझकर खुद को खोना नहीं चाहती, इसलिए कुछ दिन अकेले रहना चाहती हूँ। रौनक ने तुरंत साहिबा को फोन किया और हंसते हुए बोला, तुम आधुनिक महिलाएं हमेशा यही कहती हो, आजादी की बातें करती हो, लेकिन जिम्मेदारियों से भागना चाहती हो। साहिबा ने जवाब दिया, मैं सुबह रंगोली रेस्टोरेंट में तुम्हारा इंतजार करूंगी। रेस्टोरेंट में रौनक ने साहिबा से कहा, यह क्या बचपना है, तुम्हें मुझसे या मम्मी पापा से इजाजत लेना जरूरी नहीं लगा। साहिबा बोली, रौनक, शादी का मतलब यह नहीं है कि मैं अपनी खुशी की जिम्मेदारी तुम्हारे या तुम्हारे परिवार के हाथों में दे दूं। अब मुझे समझ आ गया है, रौनक ने कहा। साहिबा ने कहा, संस्कारों के नाम पर अब मैं और ज्यादा अपना अस्तित्व नहीं खो सकती। मुझे नहीं पता था कि सिंदूर और मंगलसूत्र का इतना भार होता है। विवाह के बाद मैं यह भार नहीं उठा पाऊंगी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे बिना मंगलसूत्र और सिंदूर के स्वीकार कर सकते हो तो बता देना। रौनक ने गुस्से में कहा, क्या तुम्हें लगता है कि एक पत्नी और बहू के रूप में कुछ उम्मीद रखना गलत है? अगर मेरा परिवार मुझसे यह उम्मीद करता है तो क्या गलत है? तुम क्यों भूल जाती हो कि मेरे परिवार ने मेरी इच्छा का सम्मान करते हुए तुम्हें अपनी बहू बनाने का फैसला किया था? अगर मैं चाहता तो तुम्हारे साथ बस घूमने फिरने और टाइम पास भी कर सकता था, लेकिन शायद तुम जैसी आधुनिक लड़कियों को शादी की जिम्मेदारियां बेड़ियों जैसी लगती हैं। साहिबा बोली, मैं शादी बच्चों को जन्म देने या व्रत रखने के लिए नहीं कर रही हूँ। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी के अनदेखे पहलुओं को जीना चाहती थी। रौनक ने गुस्से में पूछा, तुम मेरे और अपने परिवार को क्या जवाब दोगी? साहिबा ने कहा, खुद को रोज जवाब देने से तो बेहतर है कि मैं एक बार दोनों परिवारों को जवाब दे दूं। मंगनी के बाद भी मैं एक इंसान हूँ, कोई गूंगी गाय नहीं हूँ। अगर तुम मुझे जैसी हूँ वैसे ही स्वीकार कर सकते हो तो मैं वापस तुम्हारी जिंदगी में आ जाऊंगी।
नहीं तो मैं अपनी जड़ें किसी और जगह में जमा लूंगी। मैं नहीं चाहती कि कुछ छोटी छोटी बातों के कारण हमारे बीच के खूबसूरत लम्हे भी खराब हो जाएं। यह कहकर साहिबा ने रौनक के हाथ में अपनी अंगूठी रख दी और वहां से चली गई। रौनक साहिबा को जाते हुए यह समझ नहीं पा रहा था कि किसका बोझ अधिक है, अंगूठी का या उनके बीच के प्यार के कुछ लम्हों का। दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसे लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।